नगर के वार्ड नंबर 33 गायखुरी में स्थित पटवारी प्रशिक्षण केंद्र के पीछे बनगंगा नदी से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। इस अज्ञात व्यक्ति का शव अधिक दिन का होने से उसके मौके पर ही शिनाख्त नहीं हो पाई, जिसे जिला अस्पताल के मलचूरे में रखवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 सितंबर की दोपहर में ग्राम गायखुरी स्थित पटवारी प्रशिक्षण केंद्र के पीछे बनगंगा नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव देखा गया था। अज्ञात व्यक्ति का यह शव नदी के बीचों बीच झाड़ी में फंसा हुआ था, जिसकी सूचना ग्रामीण थाने में दी गई, जहां से उप निरीक्षक के द्वारा पहुंचकर शव नदी किनारे से 2 किलोमीटर दूर होने से शव के किनारे लाने पुलिस को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण शव को नदी किनारे लाया गया। उस समय शाम हो चुकी थी। उप निरीक्षक के द्वारा पंचनामा कार्रवाई करने के पश्चात शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भिजवाया। शाम होने के कारण अज्ञात व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। यहां अस्पताल की मरचूरी में उस शव को रखवा दिया गया है। बालाघाट विकासखंड के अंतर्गत आने वाले लगभग 10 संकुलों के अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षकों के अगस्त माह के वेतन अभी तक जारी नहीं हो पाए, जिसका कारण बताया जा रहा है कि बालाघाट विकासखंड शिक्षा अधिकारी का पद रिक्त होना। यहाँ कोई भी बालाघाट विकासखंड शिक्षा अधिकारी का पद नहीं लेना चाह रहा है। इसके पीछे की वजह जब हमारे द्वारा सूत्रों से पता की गई तो यह जानकारी निकलकर सामने आई कि बालाघाट विकासखंड में एक बड़े स्तर का गड़बड़ झाला हुआ है, जिस कारण से कोई भी बालाघाट विकासखंड शिक्षा अधिकारी का प्रभार नहीं लेना चाहता। आपको बता दें कि बीते महीने से ही 30 त्योहार प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें सभी अधिकारी कर्मचारियों को वेतन की आवश्यकता होती, किंतु अभी तक बालाघाट विकासखंड संकुल के अधिकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं होने से सभी कर्मचारी दबे जुबान में आवाज उठाने लगे हैं कि आखिरकार इस बार ऐसा क्या हुआ कि पूरे बालाघाट विकासखंड के लगभग 10 संकुल के अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षकों के वेतन रुक गए। जब इस बात की जानकारी हमें कुछ शिक्षकों के द्वारा दी गई, जब हमने इसके पीछे का कारण जानना चाहा तो हमें पता चला कि विकासखंड बालाघाट में जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री मलगाम को प्राचार्य बना दिया गया है, जिस कारण से उनके द्वारा स्कूल का चार्ज ले लिया गया। वह विकासखंड शिक्षा अधिकारी का पद रिक्त है, किंतु जब यह दूसरे विकासखंड शिक्षा अधिकारी के चार्ज लेने के बाद ही उनके हस्ताक्षर के सभी के वेतन निकालने की जानकारी हमें प्राप्त हुई, फिर यह भी बात सामने आई कि कोई भी यहाँ पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी नहीं बनना चाहता, जिस कारण से सभी संकुल के अधिकारी कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है। जब हमें यह भी पता चला कि पूर्व में श्री मलगाम यहाँ के विकासखंड शिक्षा अधिकारी बालाघाट के अधिकारी थे और वह जब प्राचार्य बनकर स्कूल में चले गए हैं तो उनके स्थान पर कोई भी नहीं आना चाहता, जिसका प्रमुख कारण हमने पता किया तो सूत्रों से जानकारी लगी कि विकासखंड बालाघाट में कुछ अधिकारी कर्मचारी के द्वारा बड़े स्तर पर शासकीय राशि का गड़बड़ झाला किया गया। इसकी जानकारी सभी शासकीय कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षा विभाग को पता है, किंतु कोई भी इसे खुलकर कहना नहीं चाह रहा है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हुए गड़बड़ झाले की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी को नहीं है। दबे मुंह से ही पर यहाँ हुए गड़बड़ झाले की जानकारी सभी अधिकारी कर्मचारी को है, जिस कारण से कोई भी विकासखंड बालाघाट के शिक्षा अधिकारी का चार्ज नहीं लेना चाह रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस प्रकार से यहाँ गड़बड़ झाला हुआ है वह बड़े स्तर का है। सूत्रों से यह भी जानकारी लगी कि जिस प्रकार से इस बार विकासखंड बालाघाट के संकुल के अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षक का वेतन इस कारण से नहीं डाला गया क्योंकि अभी वर्तमान में बालाघाट विकासखंड के शिक्षा अधिकारी का पद रिक्त है। जब तक यहाँ कोई विकासखंड शिक्षा अधिकारी बनकर नहीं आएगा, तब वह जब तक अपने हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक उनके वेतन नहीं डाली जाएगी। सूत्रों से यह भी जानकारी लगी है कि यह कैसा गड़बड़ झाला है और यह कैसे हुआ है। तब हमें पता चला कि यह गड़बड़ झाला 2018 से 2023 तक का है वह इसकी जानकारी विभाग को भी लग गई है, ऐसी जानकारी सूत्रों से मिल रही। विभाग के द्वारा इस पर जांच भी बिठा दिया गया है और यह जो गड़बड़ झाला हुआ है वह शासकीय राशि का हुआ है और इसमें सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि कुछ लाखों रुपए की राशि तो संबंधित विभाग के द्वारा विभाग को लौटा दी भी गई है। जब हमारे द्वारा इस विषय पर जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय से चर्चा की गई तो उन्होंने पहले तो विकासखंड बालाघाट के लगभग 10 संकुलों में वेतन नहीं होने के विषय में बताया कि उन्हें इसकी जानकारी है और उनके द्वारा इस विषय को लेकर कलेक्टर महोदय से चर्चा भी कर ली गई। कलेक्टर महोदय के द्वारा वेतन डालने की शीघ्र ही आदेशित कर दिया गया है और जल्द ही सभी अधिकारी, कर्मचारी या शिक्षकों के वेतन डाल भी दिए जाएंगे। किंतु जब गड़बड़ झाले को लेकर उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया और अनौपचारिक चर्चा में उन्होंने बातों ही बातों में यह संकेत कर दिया कि विकासखंड बालाघाट में कुछ तो गड़बड़ झाला हुआ है
और उसे पर विभागीय जांच भी शुरू है। सर, बालाघाट विकासखंड के प्राचार्यों की वेतन अभी तक नहीं हुई थी, क्या कारण था सर और किस प्रकार की आपके द्वारा कार्रवाई की जा रही है? बालाघाट विकासखंड के कर्मचारियों के देयक बीओ ऑफिस से कोषालय में जमा किए गए थे। तकनीकी कुछ प्रॉब्लम होने के कारण विलम्ब अवश्य हुआ है। आज कलेक्टर महोदय द्वारा इस समस्या का निराकरण किया जा चुका है और शीघ्र ही कर्मचारियों को वेतन आहरित किए जा सकेंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर विभाग के द्वारा संज्ञान भी ले लिया गया है, किंतु समझ में यह नहीं आ रहा है कि जब विभाग के द्वारा इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया गया है तो उक्त कर्मचारी पर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। वहां आज उसके इस विभाग में पदस्थ होने की वजह से वहां कोई भी विकासखंड शिक्षा अधिकारी आने से डर रहे, जबकि करोड़ों का मामला होने से अभी तक संबंधित विभागों को संबंधित कर्मचारियों को वहां से हटा दिया जाना चाहिए था, किंतु विभाग के द्वारा दिखाई की कार्रवाई किए जाने के कारण मामले को लिपापोती कर दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है। नहीं तो इतने बड़े मामले में संबंधित कर्मचारियों को वहां से हटा देना चाहिए था, किंतु विभाग के द्वारा कर्मचारियों को बढ़ावा देते हुए यथास्थान पर ये रखा गया, जिससे कहीं ना कहीं भविष्य में एक बार फिर पुनः इसी प्रकार के गड़बड़ झाले की आशंका बनी रही। और आज उनके वहां पदस्थ होने से वहां भी कोई अधिकारी आकर काम करना पसंद नहीं कर पा रहा, क्योंकि सभी को पता है कि यदि वह यहाँ पर पदस्थ रहेंगे तो कब किस प्रकार का गड़बड़ झाला कर देगा यह कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बीते दिनों उनके द्वारा किसी प्रकार का कार्य किया गया है, जबकि यहाँ कर्मचारी अधिकतर उत्कृष्ट विद्यालय में बैठकर कार्य करते थे, तो जिससे आज कहीं ना कहीं उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट का भी नाम इस मामले में आने की बात सूत्रों के द्वारा कही जा रही है, जबकि वहाँ उत्कृष्ट विद्यालय में बैठकर दोनों जगह कार्य करते थे। फिर भी हमारे द्वारा अभी इस विषय को लेकर किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि होना नहीं बताया जा रहा है। यह महज विभागों में चर्चाओं का दौर देखते हुए यह जानकारी दी जा रही है। वह सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार यह भी गड़बड़ झाले की बात कही गई है, किंतु अभी तक संबंधित विभाग के द्वारा इस पर अधिकृत रूप से कोई भी बयान या स्टेटमेंट जारी नहीं किया जा रहा है। केवल बालाघाट नगर ही नहीं बल्कि संपूर्ण जिले में असली ब्रांडेड के नाम पर नकली माल बेचने का कारोबार लंबे समय से चल रहा है, जो अभी भी जारी है। जहां कुछ ख्याति प्राप्त व्यापारी असली ब्रांडेड के नाम पर ग्राहकों को नकली माल थमाकर अवैध रूप से धन लाभ अर्जित कर रहे हैं। हालांकि कुछ मामले में समय समय पर कुछ प्रोडक्ट्स का खुलासा भी हुआ है, लेकिन जिले भर में अब भी ऐसे कई नकली उत्पाद है जिस पर ब्रांडेड कंपनी का लेबल लगाकर उसे ऊंचे दामों में बेचा जा रहा है। जिले में धड़ल्ले से चल रहे इस असली और नकली के इस खेल में अब प्लाईवुड के बाद पानी के नकली आरओ फिल्टर का कारोबार भी जुड़ गया है, जिसकी शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंची केंट आरओ की टीम और कोतवाली पुलिस ने नगर के 4 अलग-अलग दुकानों में छापामार कार्रवाई कर 32 नग नकली आरओ फिल्टर जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दुकानदार केंट आरओ के नाम पर नकली फिल्टर ग्राहकों को थमाकर अवैध रूप से धन लाभ अर्जित कर रहे थे। इसका खुलासा छापामार कार्रवाई के दौरान किया गया है। केंट आरओ के फिल्टर के नाम पर बेचे जा रहे नकली उत्पादों पर की गई इस कार्रवाई में नगर के कई प्रतिष्ठित दुकानदारों के नाम शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस और संबंधित कंपनी की टीम ने सबसे पहले हनुमान चौक स्थित ग्रह शोभा स्टील पैलेस में छापामार कार्रवाई की, जिसमें इस टीम को एक नकली फिल्टर मिला, जबकि उसके संचालक सचिन जवाहरानी के द्वारा नकली फिल्टर की एक पेटी गायब कर दी जाने की भी बात कही जा रही है। सूत्र बताते हैं कि ग्रह शोभा स्टील पैलेस संचालक के द्वारा गोदाम में नकली फिल्टर्स के उत्पाद रखे जाते हैं, लेकिन इसकी जानकारी टीम को नहीं लग पाई। इसके चलते उनके गोदाम में यह टीम छापेमार कार्रवाई के लिए नहीं पहुंच सकी। असली के नाम पर नकली उत्पाद बेचे जाने वाले दुकानदारों की टीम में भटेरा चौकी स्थित चहक आरओ सेल्स एंड सर्विस का नाम भी जुड़ गया है। बताया जा रहा है कि छापामार कार्रवाई करने पहुंची टीम ने चहक आरओ सेल्स एंड सर्विस से 18 नग नकली फिल्टर जब्त किए हैं। वहीं उनके संचालक बसंत बंटी पटले के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज की है। इसके अलावा मोतीनगर जैन हॉस्पिटल रोड स्थित एवर साइन बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड में की गई छापामार कार्रवाई में पुलिस और कंपनी की टीम को 14 नग नकली फिल्टर मिले हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस और कंपनी की संयुक्त टीम इतवारीगंज स्थित रॉयल इंटरप्राइज में भी छापामार कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, लेकिन इंटरप्राइजेस के संचालक गिरीश से की गई पूछताछ में इस टीम के हाथ कुछ नहीं लगा। वहीं छापामार कार्रवाई के दौरान एक भी नकली फिल्टर जब्त नहीं किया गया, जिस पर छापामार कार्रवाई के लिए टीम पहुंची बेरंग ही वापस लौट आई। इस तरह टीम ने अलग अलग दुकानों में छापामार कार्रवाई करते हुए करीब 32 नकली आरओ फिल्टर्स जब्त किए हैं।
असली नकली फिल्टर से जुड़ा यह मामला नगर के 4 दुकानों का बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के कुछ व्यापारियों के द्वारा केंट आरओ कंपनी के जिला डिस्ट्रीब्यूटर से आरओ फिल्टर थोक में मंगाकर उन्हें चिल्लर में सप्लाई किया जाता था। इसी बीच स्थानीय दुकानदारों ने कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन करते हुए कहीं से भी केंट आरओ से हुबहू मिलता जुलता केंट आरओ की मार्किंग व बारकोड लगे वाले नकली फिल्टर्स खरीद लिए थे और इसी नकली आरओ फिल्टर को केंट आरओ फिल्टर का नाम और कंपनी बताकर इसकी धड़ल्ले से बिक्री की जा रही थी, जिसके चलते संबंधित कंपनी के फिल्टर्स की जिले में बिक्री काफ़ी कम हो गई थी, जिस पर केंट आरओ की कंपनी ने अथॉराइज्ड सर्वे कंपनी पायरेसी कंट्रोल सिस्टम टीम नई दिल्ली को बालाघाट की लोकेशन देकर बालाघाट में सर्वे करने के लिए कहा था, जहां टीम के द्वारा 21 अगस्त को किए गए सर्वे में संबंधित दुकानों में केंट आरओ के नाम से नकली फिल्टर्स बेचे जाने का मामला सामने आया था, जिस पर टीम वर्क कर कुछ दिनों बाद आज छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 4 दुकानों से 32 नग नकली आरओ फिल्टर्स जब्त किए गए, जिसकी लिखित शिकायत संबंधित कंपनी की टीम के द्वारा कोतवाली पुलिस को की गई। तो ऐसा है कि जैसे हमारी कंपनी जो है कैंट के लिए काम करती है, तो कैंट ने हमारी कंपनी को बताया था कि आप बालाघाट में जाइए, ये करीबन 21-22 तारीख की बात है पिछली, कि आप वहाँ पे जाइए, हमको लोकेशन दिया था, दुकान के नाम दिए थे, वहाँ पे चेक करके बताइए कि हमारी कंपनी का डुप्लीकेट सामान बेचा जा रहा है या नहीं बेचा जा रहा है। तो हम यहाँ पे आए थे अपनी टीम के साथ, 2 बंदे आए थे हम, तो यहाँ पे हमने वो क्या कहते हैं सर्वे किया था। सर्वे करने के बाद 2 दुकानों से हमने सैंपल खरीदे थे, जिसमें से एक तो थी ग्रेसोवा स्टील प्लेस और एक थी चेक। तो दोनों से ख़रीदने के बाद हम 2 सैंपल फिर दिल्ली लौट गए वापस। दिल्ली जाके हमने अपनी कंपनी से वहाँ कैंट के लिए उनको सैंपल भेजा, तो वहाँ पे उन्होंने चेक किया तो बोले ये यहाँ पे डुप्लीकेट है सैंपल दोनों, और आप जाइए वहाँ से दोबारा तो बालाघाट में, तो वहाँ पे जाके आप थाना से स्टाफ लीजिए और वहाँ पे कार्रवाई की छापामारी कीजिए। तो अब हम यहाँ पे आए छापामारी करने के लिए, तो हम कल आए, परसों आए थे यहाँ पे, तो कल यहाँ पे प्रोग्राम था वहाँ पे बीआर की तरफ से, तो वहाँ पे मंत्री जी आए थे, वो शिवराज सिंह चौहान जी, तो कल तो कुछ नहीं हो पाया। तो आज के लिए बोला, तो आज हम आए यहाँ पे, तो टीम के साथ, पुलिस टीम के साथ और अपने टीम के साथ हम छापामारी के लिए दुकानों पर गए। तो 3 दुकानों पर गए, तीनों वैसे 18 पीस मिले हमको, जिसमें से तीनों टाइप के 4 उसमें 6 सेडिमेंट फिल्टर हैं, 6 कार्बन फिल्टर हैं और 6 आरओ मेमोरी। उसके बाद हम गए थे ग्रेसोवा स्टील प्लेस पे, वहाँ से 1 पीस मिला हमको सेडिमेंट का, बाकी उसने अलग कर दिया सामान। उसके बाद वहाँ से हम निकले इधर तुम्हारे जैन हॉस्पिटल के पास दुकान है एक एवर्ट साइन के नाम से, उस पर गए, वहाँ पे जाके देखा तो उससे माल निकलवाया, तो उस पर 13 पीस निकले हमारे, जिसमें से 5 सेडिमेंट है, 4 कार्बन और 4 आरओ मेमोरी। तो सारे फिल्टर को टोटल मिला के ऐसे करीबन ये 18, 13 और 1 14, 32, 33 कुछ ऐसे बैठते हैं सारे। तो उन सारे पीसों को लेके थाना में जब्त कराया। किरणापुर तहसील मुख्यालय के ग्राम पंचायत किरणापुर के वार्ड क्रमांक 1 किरणाई मंदिर से सार्थक स्कूल तक जाने वाली कच्ची व कीचड़ युक्त सड़क होने से स्कूली बच्चे सहित वार्ड वासियों को भारी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि बारिश हो जाने से यह कच्ची सड़क पर चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वार्ड वासियों के घर के सामने पानी व कीचड़ हमेशा बना रहता है, जिससे कि उनके बच्चे कीचड़ में गिर जाते हैं। दरवाजे के सामने से निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में वार्ड वासियों के लिए रोज ही बड़ी मुश्किल से बाहर निकलकर अपने काम के लिए भी निकलते हैं। बारिश का पानी जमा होने से गंदगी व गंभीर संक्रामक बीमारियां फैलने जैसी स्थिति भी निर्मित होती है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए जमा पानी की निकासी की व्यवस्था तत्काल होनी चाहिए व जल्द ही समस्या का दूर करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। जी, बारिश जब चालू हुई थी तभी हमने रोड के लिए डलवाया था, लेकिन बारिश की वजह से ये रोड बननी जरूरी है, जिसके कारण ये कीचड़ हो चुका है। ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक के जाता है? जी, ये किरनाई मंदिर से लेके सार्थक स्कूल तक जाता है। क्या यहाँ से स्कूली बच्चों की वैन भी जाती है? स्कूली बच्चे हाँ, भी जाते हैं? जी, स्कूल की वेनें जाती हैं, और यहाँ सामने पे दीपशिखा लॉन है, वहाँ अगर कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ की भी गाड़ियाँ यहीं से जाती हैं। क्या यहाँ पे गाड़ियाँ भी निकलने में परेशानी होती है? जी हाँ, इस रोड से तो निकलना बंद ही हो गई है। पीछे की भी रोड की हालत जर्जर हो चुकी है, जहाँ से गाड़ी निकलना बहुत मुश्किल है। जैसे कि बताया गया है, ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि आप, और आपके द्वारा भी बताया गया है कि आप वार्ड नंबर 1 से पंच
और ग्राम पंचायत से उप सरपंच भी है। तो आपके द्वारा पंचायत में सरपंच महोदय जी से कुछ इस विषय में बताया गया? जी हाँ, उन्हें बार बार अवगत कराया जा रहा है और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसको जल्द ही बनाया जाएगा। अच्छा, भैया क्या समस्या है आपकी ये रोड की? ये भैया रोड जब से बरसात चालू हुई है जी तब से पूरा ये अभी तक ये वैसी है। सरपंच कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सरपंच को आपने बताए थे ग्रामीणों ने? हाँ वार्ड वासियों ने आपने बताए थे सरपंच? हाँ बताए थे ना। अच्छा, तो क्या कहा गया? और यहाँ जैसे अभी बच्चे लोग हैं, यहाँ नाली में उस दिन नाली में गिर गए थे 2 बच्चे, यानी 4-5 साल के। ये मलबा कब से डला हुआ है यहाँ पे? हाँ मलबा कब से डला हुआ है यहाँ पे? मलबा तो तुम्हारी जब पानी आया तो फिर इसे डाल दिए थे। क्या चाहते हैं आप? भैया रोड होना है, अभी तो समस्या जैसे रोड बनने को ना है। अच्छा, ये तो अभी लामता पुलिस ने ग्राम कोचेवाड़ा स्थित तालाब से इसी ग्राम के एक 72 वर्षीय वृद्ध गंगाराम पिता सेगिया शनिचरे का शव बरामद किया है। इस वृद्ध की तालाब में फिसलने से मौत होने की संभावना व्यक्त की है। लामता पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगाराम के परिवार में 2 बेटे, पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी थी। बड़े बेटे के पास गंगाराम रहता था और मजदूरी करता था। 10 सितंबर की सुबह 7:30 बजे गंगाराम हाथ में थैला लेकर अपनी बेटी के गांव परसवाड़ा जाने निकला था। इसी दिन 3 बजे करीब ग्राम समीप तालाब किनारे थैला व मछुआरों ने देखा। सरपंच सुशील कटरे को यह बात बताई। तब सरपंच ने तालाब में जाकर देखा, वो थैला गंगाराम का था। उन्होंने गंगाराम के घर जाकर उसके परिवार वालों को बताया। बहू श्यामवती शनिचर ने गाँव वालों के साथ तालाब में जाकर देखा तो थैला उसके ससुर ही का ही था, जो सुबह हाथ में लेकर अपने बेटी के घर जाने निकला था। शंका होने पर तालाब में खोज करवाई गई, किंतु शाम होने से गंगाराम की लाश नहीं मिल पाई थी। इस संबंध में गंगाराम के गुम होने की रिपोर्ट लामता थाने में दर्ज की गई थी। 11 सितंबर को तालाब में पुनः खोजबीन करवाई गई। 11 बजे करीब तालाब से गंगाराम का शव बाहर निकाला गया। श्यामवती शनिचर के द्वारा की गई रिपोर्ट पर लामता पुलिस थाने से प्रधान आरक्षक ने वहां पहुंचकर मृतक गंगाराम के शव बरामद किया और वहीं पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। एक संभावना व्यक्त की गई है कि शौच के दौरान गंगाराम फिसलने से तालाब में गिर गया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई होगी। आगे मर्ग जांच की जा रही है। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत घोटी निवासी 27 वर्षीय अक्षय मारवाड़ी गत 11 सितंबर से लापता हो चुका है, जिसकी मोटरसाइकिल व चप्पल पुलिस ने 12 सितंबर को पांडरवानी के चंदन टोला घोटी मार्ग स्थित मोक्षधाम स्थल से बरामद किया। युवक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस गुम इंसान का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत घोटी निवासी 27 वर्षीय अक्षय पिता टीकाराम मारवाड़ी पुरानी दुपहिया व चौपहिया वाहन की खरीदी बिक्री का कार्य करता था, जो 11 सितंबर को शाम 4 बजे अपनी मम्मी को बालाघाट जा रहा हूं कर मोटरसाइकिल से घर से निकला था। उनकी मम्मी से युवक की रात करीब 8 बजे तक बात भी हुई। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर बंद बताने लगा, जिसके बाद देर रात तक वह घर वापस नहीं आया तो परिजनों को चिंता हुई। आसपास रिश्तेदारी व उसके दोस्तों से पतासाजी की गई, परंतु अक्षय का कहीं भी कुछ पता नहीं चला। इसके बाद 12 सितंबर को अक्षय मारवाड़ी के परिजन लालबरा थाना पहुंचकर गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज करवाई। तभी पांडरवानी से चंदन टोला घोटी मार्ग स्थित मोक्षधाम में अक्षय मारवाड़ी की मोटरसाइकिल व चप्पल पड़ी होने की जानकारी मिली, तो परिजन व पुलिस तत्काल ही मोक्षधाम स्थल पहुंचकर मोटरसाइकिल व चप्पल बरामद कर मामले की जांच में जुड़ गई है। जिससे परिजनों को जिस तरह से मोटरसाइकिल व चप्पल मिली है, जिससे परिजनों को संदेह हो रहा है कि अक्षय को किसी ने किडनैप कर लिया गया होगा या उसके साथ कोई अप्रिय घटना घटित हुई होगी। इसके बाद से परिजन खासा परेशान है। बताया जा रहा है कि अक्षय माँ बाप का इकलौता बेटा है। युवक अक्षय के 3 दिनों से पता नहीं होने से उसके परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। वही पुलिस प्रशासन से वे गुहार लगा रहे हैं कि 3 दिनों से लापता युवक की पतासाजी कर उनके सुपुर्द कर दिया जाए। वहीं पुलिस गुम इंसान का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। कौन घर से गायब हुआ है? क्या मेरा बेटा अक्षय मारवाड़ी। कब घर से निकले थे ये? घर से 4 बजे निकले थे सर। कोई दिन नहीं तो क्या बोल के निकले थे आपको? पैसे के लिए बालाघाट जा रहा हूँ मम्मी, पेमेंट के लिए बोले। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद में बोले मम्मी मैं पहुँच गया हूँ बिरसुले में 8:30 बजे थे, उतने समय आ गया बोले। उसके बाद में 8:45 पे यहाँ लालबर्रा पहुँच गया बोले। और उसके बाद में
लास्ट कॉल वो मंगलदरे के मोहित से हुई, वीडियो कॉल में राजपूत कंप्यूटर के पास ही। हाँ, उसके बाद में फिर मोबाइल उसका स्विच ऑफ हो गया। फिर उसके बाद में कोई पता नहीं। फिर मैंने बोली बेटा कहाँ गया, 9-10 के अंदर में इधर उधर घूमना चालू कर दी कि कहाँ है, अक्षय का फ़ोन नहीं लग रहा है। तो तुरंत फिर उसके पापा को अरे वीरेंद्र को भिजवाई, 3 दिन मेरे गाँव तक के देखे, वहाँ नहीं मिला। उसके बाद में गाड़ी बनवाई मैंने और उसके बाद बालाघाट गई। हमारा लड़का गुम हो गया। कब से गायब था घर से ये? 4 बजे से तो क्या बोले घर से निकला था? मैं बालाघाट गया। बालाघाट गई। तो फिर आपने पता कैसे चला कि कहाँ है? ऐसे कुछ जानकारी ली ना रिश्तेदारों में? मतलब फोन बंद हुआ 9 बजे के बाद में, तो अपन की गाड़ी से घूमने के लिए उसको ढूंढने के लिए गए। हाँ, फिर उसके बाद में 3 बजे तक के बालाघाट तक पूरा घूमे ही रहे, जैसे घूम फिर के गए फिर घर गए। फिर 9 बजे फिर यहाँ थाने में। तो यहाँ पे आप FIR किया? अपनी मां का मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए गोंदिया गई एक महिला को उसकी बहन और ससुर ने मारपीट कर दिया। वहीं इस महिला को मारपीट किए जाने से मानसिक तनाव में आकर अपने बाएं हाथ की कलाई उस महिला ने ब्लेड से काट ली। मारपीट और ब्लेड से हाथ काटने से जख्मी महिला संतोषी पति रमेश मेश्राम 30 वर्ष पानी टंकी के पास भरवेली निवासी का इलाज जिला अस्पताल में किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार संतोषी मेश्राम मजदूरी करती है। 11 सितंबर की रात्रिकालीन ट्रेन से संतोषी मेश्राम गोंदिया गई थी। रात में गोंदिया रेलवे स्टेशन में रुकने के बाद 12 सितंबर को सुबह 8 बजे संतोषी मेश्राम ऑटो से सालई टोला गोंदिया अपनी बहन नेहा मस्कोले के घर गई थी। संतोषी मेश्राम ने अपनी बहन नेहा मस्कोले से मां के मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा, किंतु नेहा ने संतोषी को मां के मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दी और उन्हें अश्लील गालियां देने लगी, जहां दोनों बहनों के बीच विवाद हो गया। संतोषी मेश्राम को उसकी बहन ने हाथ बुक्कों से मारपीट कर दी। वहीं नेहा मस्कोले के ससुर ने भी संतोषी मेश्राम से मारपीट कर दी। बहन और उसके ससुर के द्वारा मारपीट किए जाने से मानसिक तनाव में आकर संतोषी मेश्राम ने वहीं पर ब्लेड से अपना बायां हाथ काट कर जख्मी कर लिया। उसके बाद संतोषी मेश्राम ऑटो से बस स्टैंड पहुंची और बस से बालाघाट आई, जो इलाज करवाने के लिए जिला अस्पताल में भर्ती हुई। जिला अस्पताल पुलिस ने संतोषी मेश्राम को बयान लेकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु घटनास्थल से संबंधित थाना गोंदिया भिजवाने। वारासुनी रोड ग्राम बनियाटोला के आगे काली मंदिर के पास रोड किनारे खड़ी एक्टिवा को मेस्ट्रो स्कूटी ने टक्कर मार दी। यह सड़क दुर्घटना में स्कूटी में सवार ओम प्रकाश पिता हरिलाल दुहारे 48 वर्ष वार्ड नंबर 1 बटेरा चौकी बालाघाट निवासी घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं स्कूटी में सवार रश्मि नागवंशी सरस्वती नगर बालाघाट निवासी को मामूली चोटें आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल ओम प्रकाश दुहारे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में जॉब करते हैं। 13 सितंबर को करीब 11 बजे ओमकार दुहारे सहायक कर्मी रश्मि नागवंशी के साथ एक्टिवा स्कूटी में बालाघाट से वारासुनी अपने कार्यालय जा रहे थे। वारासुनी रोड पर स्थित काली मंदिर के पास ओमकार दुहारे ने फोन आने पर अपनी स्कूटी रोड किनारे साइड में खड़ी कर दी और बात कर रहे थे। तभी बालाघाट की ओर से तेज रफ्तार से जा रही मेस्ट्रो स्कूटी चालक ने रोड किनारे खड़ी एक्टिवा को ठोस मार दी। मेस्ट्रो स्कूटी की ठोकर से एक्टिवा सवार ओमकार दुहारे और रश्मि नागवंशी दोनों ही गिर गए। इस दुर्घटना में ओमकार दुहारे अत्यधिक चोट लगने से घायल हो गए। वहीं रश्मि नागवंशी को मामूली चोटें आई है, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। जिला अस्पताल पुलिस स्टाफ ने ओमकार दुहारे के कथन लेकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना वारासुनी भिजवा दिया है। शहर के वार्ड नंबर 30 सिंधी कॉलोनी में इन दिनों गंदगी का इतना बोलबाला है कि यहां पर रहने वाले वार्डवासियों के द्वारा नगर पालिका पर प्रतिदिन साफ सफाई नहीं करने व बार बार शिकायत करने के बावजूद भी वार्ड में नाले की सफाई नहीं करने का आरोप लगा है। वार्डवासियों का कहना है कि वह बीते दिनों से नगर पालिका में उनके वार्ड में सफाई नहीं होने को लेकर शिकायत कर रहे हैं, किंतु कोई भी नगर पालिका के कर्मचारी ना ही उनकी शिकायत पर ध्यान दे रहा है और ना ही उनके वार्ड में सफाई करने के लिए कोई आ रहा है। आपको बता दें कि नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 30 के अंतर्गत आने वाले सिंधी मोहल्ला में गंदगी का इतना बोलबाला है कि वार्डवासी अब अपने ही घरों से निकलने के लिए कतराने लगे, क्योंकि नगर पालिका के द्वारा प्रतिदिन उनके वार्ड में आकर साफ सफाई नहीं की जा रही। नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों के द्वारा वार्डवासियों को यह कहा जा रहा है कि वार्ड में एक ही स्थान पर कचरा का संग्रहण करें। जो लोग कचरे के ढेर के आसपास रहते हैं वह लोग बदबू से इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उनका रहना भी दूभर हो गया है। वार्ड में ना ही नालियाँ सफाई की जा रही है और ना ही घरों से कचरा लेकर जाया जा रहा है, जबकि उनके द्वारा नगर पालिका से दूरभाष पर बार बार कॉल भी किया जा रहा है। उनके वार्ड में अत्यधिक गंदगी फैल रही है, किंतु नगर पालिका के कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे। अब ना ही नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों को भी उन्होंने दूरभाष पर संपर्क किया तो ना ही जनप्रतिनिधि भी उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं।
अब ना तो नगर पालिका के अधिकारी, जबकि अभी कुछ दिन पहले ही नगर पालिका के कुछ सफाई कर्मचारी के द्वारा वार्डवासियों के घरों में आकर ही ब्लीचिंग पाउडर और केमिकल युक्त लिक्विड वार्डवासियों के घर में रख दिया गया और उनसे कहा जा रहा है कि यदि कोई नहीं आता है तो स्वयं ही इसका छिड़काव कर दे। ऐसी स्थिति में वार्डवासियों के सामने यह धर्म संकट उत्पन्न हो गया है कि वह इस केमिकल युक्त पाउडर को किस प्रकार से पूरे वार्ड में छिड़काव करें। वह उनके घर में इस प्रकार से रखने से संक्रमण का भी खतरा बना है, क्योंकि छोटे बच्चे घरों में होने से वह रखे केमिकल युक्त पाउडर से घबरा रहे हैं। उनके द्वारा यह मांग की जा रही है कि तत्कालीन नगर पालिका के द्वारा इस केमिकल पाउडर को उनके घर से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाए। 31/8 में हेल्पलाइन 181 में कॉल किया था, जिसका कि 8 सितंबर को आए थे। हल्का सा थोड़ा सफाई करके गए हैं और जो लिक्विड डालने ये काला वाला मेरे घर में रखे गए हैं और पाउडर तो मेरे घर में छोड़ गए हैं। 8 सितंबर के बाद सफाई करने आए नहीं। जो यहाँ का जो सुपरवाइज़र है वो काम करवाता है, वो पूरी तरह ध्यान नहीं दे रहा है। वहाँ तो स्वास्थ्य अधिकारी ध्यान देते हैं। वर्तमान जो सुपरवाइजर अधिकारी है वो जी यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। सुनील कुमार पानेकर जी, मेरा निवेदन आपके माध्यम से यह है नगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारियों से, कृपया यहाँ का सुपरवाइजर तत्काल बने ताकि मोहल्ले की पूर्ण सफाई। नालियाँ सब नगर पालिका की, मेरी नहीं है। वो गौर बोलते हैं आपके घर के पास की नालियाँ सफा कर, अब मेरी नालियाँ तो है नहीं, तो नालियाँ नगर पालिका की खुद ध्यान देना है। अगर वो समय पे आके साफ सफाई करें मोहल्ले की तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है 181 में फ़ोन लगाने की। ये पूरा कचरा यहाँ पे पड़ा है, इतने दिनों से महीना भर हो गया है। किस किस को फोन किए थे आपने? 5 बार अध्यक्ष को। क्या बोले अध्यक्ष जी ने? आज आ रहा हूँ, आज उठा रहा हूँ, आज आ रहा हूँ, आज उठा रहा हूँ। आज मेरा भतीजा गुजर गया है, नहीं आ रहा है। 5 दिनों से पूछो रे, मैं गलत बोल रही हूँ, बुला के और उसको पूछो। हाँ, पार्षद को बोली हूँ मैंने, 5 बार बोली हूँ। आप यहाँ पे बुलाओ उसको, बुलाओ जब मैं गलत बोलती हूँ तो। अच्छा, तो कितने दिन में सफाई होती वार्ड में? कोई सफाई नहीं होती है, तो 10 बार बोलते हैं, बस थोड़ा बहुत उठाएंगे फिर वहीं का वहीं जला देते हैं, फिर वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। चुनाव के समय जब आते हैं तो किस प्रकार के वादे करते हैं? जी हाँ, चुनाव के समय आते हैं तो वादे करते हैं साफ सफाई होगी, और उसके बाद और में ये राजू है जो ना, वो पंचायत का है। 4 लोग, जब उसने बोला अगले महीने में तो बस ऐसा से पीछे पूरे मच्छर आ रहे हैं। पीछे हमारे बाबू को पूरे उसके गाल वाल खराब हो गए मच्छर में। अच्छा, बताएंगे किस प्रकार की साफ सफाई होती है, नहीं होती, क्या नहीं होती साफ सफाई? किस प्रकार की दिक्कत है आप लोग को? 2 दिन में होती है, बस यहाँ से साफ करके जाती है। पीछे तो और बहुत। क्या मांग करेंगे नगर पालिका से? क्या मांग करते हैं नगर पालिका से? हर दिन सफाई होना चाहिए।